नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी पे आधारित आपके गद्यांश और पद्यांश के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से और टैग वर्ड के आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे हिंदी पेडागोजी या गद्यांश पद्यांश में कम स्कोर आता है तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। खास करके उनके लिए जिनका पहली बार है उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में क्या करिए, जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नियम जो होता है पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व करने का, वो होता है आपके ऑप्शन में ही आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर छुपे होते हैं। साथ में अगर आप गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो सभी के सभी जो प्रश्न हैं उसके उत्तर जो है आपके गद्यांश और पद्यांश में ही से आपको देने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप लोगों को उत्तर पता चल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न करा, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो गद्यांश पेडागोजी के सबसे पहले हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसके बाद पद्यांश पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला यहाँ पे सफलता भाग्य पर निर्भर करती है। दूसरा करा कि आलस सबसे बड़ा दोष है। तीसरा करा कि कर्म और ईमानदारी से ही महानता मिलती है। चौथा करा कि ईश्वर की कृपा सर्वोपरि। आप लोगों को लगेगा कि पहले हमने यहाँ पे गद्यांश क्यों नहीं पढ़ा, सबसे पहले प्रश्न ही क्यों पढ़ा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर एक नजर में आप प्रश्नों को देख ले रहे हैं, इसके बाद पद्यांश पे जाते हैं, गद्यांश पे जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को उत्तर देखने को मिल सकते हैं तुरंत। तो यहाँ पे कहा गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने प्रश्न पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा महान बनता है। तो प्रश्न में क्या किया है, सफलता भाग्य पे निर्भर करती है, नहीं। आलस सबसे बड़ा दोष है, नहीं। कर्म और ईमानदारी से ही यहाँ पे महानता मिलती है। यहाँ पे देखिए कर्मों और यहाँ पे कर्मों के द्वारा और महान व्यक्ति बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा पहले का। यानी हर गद्यांश में आपके उत्तर मिल जाएंगे, आपको अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, गद्यांश में व्याख्या जो है कर रहा है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों और ईमानदारी से ही महान बनता है, न केवल भाग्य से। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो याद रखिएगा आप बैठे ही रह जाएंगे। इसलिए आप कुछ ना कुछ कार्य करते रहिए। आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वैकेंसी नहीं आ रही तो आप दूसरा भी मार्ग अपना सकते हैं जब तक वैकेंसी ना आए। तो ये थे आज के पहले प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है, किन लोगों को सम्मानित बताया गया है। यहाँ पे देखिए कहा है कि किन लोगों को सम्मानित बताया गया है, भाग्यशाली लोगों को, ईमानदार और कर्मशील को, साहसी लोगों को, धार्मिक लोगों को। चार ऑप्शन दिया है, सम्मानित की बात किया है। तो अब खोजिए आप गद्यांश के यहाँ पे प्रश्नों में। और कह रहा है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही महान बनता है। संसार में वही लोग सम्मानित होते हैं जो अपने कर्मों और ईमानदारी से यहाँ पे ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि ईमानदार और कर्मश लोग, यहाँ पे कह रहा है कर्मशील। यहाँ पे दो राइट आंसर होगा आपका। भाग्यशाली लोग नहीं होंगे, साहसी लोग नहीं होंगे, धार्मिक नहीं होंगे, जो ईमानदारी से कार्य करेगा, और कर्मशील जो व्यक्ति होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सम्मानित वही किए जाएंगे जो अपने कार्य से निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है कि गद्यांश में बताया गया है कि वे लोग अपने कार्य और ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, वही लोग क्या है, सम्मानित होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले नियम आप जान लीजिए, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद ही आप गद्यांश में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर गद्यांश पढ़ने बैठे जाएंगे तो आपके 5 मिनट निकल जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपने प्रश्नों पे आगे बढ़िएगा गद्यांश और पद्यांश के। याद रखिएगा पहले का जो प्रश्न का उत्तर होगा वो पहले लाइन में होगा या फिर लास्ट में होगा, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता का तात्पर्य क्या है। पहला कह रहा है कि मेहनत करने से लाभ नहीं होता है, सफलता का कोई नियम नहीं होता है, कर्महीन व्यक्ति असफल रहता है, और चौथा कह रहा है कि आलसी लोग भाग्यशाली होते हैं। कह रहा है कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। अब खोजिए ऑप्शन में। कह रहा है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा महान बनता है। संसार में वही लोग सम्मानित होते हैं जो अपने कर्मों और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मेहनत करने से लाभ नहीं। ये तो आपका क्या है, गलत है। दूसरा करा सफलता का कोई नियम नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। कर्महीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है, असफल रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3।
क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि देखिए आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सफलता की बात किया है, सफलता की बात किया है, मेहनत की बात किया है। आलसी लोग भाग्यशाली होते हैं नहीं, कर्महीन का मतलब होता है जिसने कर्म नहीं किया, ठीक है, सफल नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। तो क्लास बेहतर लग रही तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गद्यांश में यह स्पष्ट किया गया है सफलता मेहनत और सक्रियता से मिलती है, आलस्य से नहीं मिलती है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा था। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें चौथे प्रश्न पे, तो चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा गद्यांश की भाषा शैली क्या है। भाषा शैली है तात्विक है, भावात्मक है, व्याख्यात्मक है, वर्णात्मक है। तो याद रखिएगा गद्यांश जो होता है हमेशा क्या होता है, व्याख्यात्मक होता है, ये व्याख्या करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इतना याद रखिएगा, कभी भी गद्यांश की बात, भाषा शैली की बात करें तो ये व्याख्यात्मक होती है। क्यों होती है, ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें बताएगा कि जीवन के व्यवहार पक्ष को तर्क के साथ समझाता है, इसलिए ये व्याख्यात्मक शैली है। गद्यांश हमेशा याद रखिएगा व्याख्यात्मक शैली होती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए क्या करा है, कर्म का पर्यायवाची है, पूजा है गलत, प्रयास है गलत, साधना है नहीं, कार्य ही आपका कर्म होता है। कितना याद रखिएगा, पर्यायवाची होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। सबसे आसान ये प्रश्न था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कर्म शब्द का सबसे सटीक पर्यायवाची कार्य होता है जो कि प्रयास का काम को दर्शाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, यहाँ पे कह रहा है कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की आलोचना कर रहा है। ज्ञानी व्यक्तियों की, निष्क्रिय और अहंकारी व्यक्तियों की, धार्मिक जनों की, दरिद्र लोगों की। कह रहा कि वह बड़ा, देखिए अब पद्यांश के प्रश्न चल रहे हैं, छठे से 6 से आपके गद्यांश के पद्यांश के प्रश्न चल रहे हैं, जो कि आपको ऑप्शन में ही ढूंढना है, आपके पद्यांश में ढूंढना है। सभी के उत्तर आपको पद्यांश में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पद्यांश को पढ़ेंगे। कह रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कह रहा है एक नारियल का वृक्ष, आप एक ताड़ का वृक्ष ले लीजिए, ठीक, इसकी पत्तियां जो है बहुत छोटी होती हैं और जो इसके फल होते हैं बहुत ऊंचाई पे होते हैं। इतना याद रखिएगा। तो अब इसी को माध्यम बना के आप क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की आलोचना करता है, ज्ञानी व्यक्तियों की, निष्क्रिय और अहंकारी व्यक्तियों की, धार्मिक जनों की, दरिद्र लोगों की। तो यहाँ पे देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका निष्क्रिय और अहंकारी व्यक्तियों की, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि पेड़ भले ही कितना ऊंचा हो लेकिन उसकी पत्तियां छोटी, फल छोटे, वो किसी को छाया प्रदान नहीं कर सकता है। फल के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा। इसकी व्याख्या क्या है ये देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि खजूर के पेड़ जैसे लोग ऊंचे होते हैं पर समाज के लिए उपयोगी नहीं होते, इन्हीं की आलोचना कर रहा है ये व्यक्ति। करें अगर हम सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ें, सातवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल लागे अति दूर का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि फल मिलते हैं, फल नहीं मिलते हैं, फल प्राप्ति करना कठिन होता है, फल बहुत दूर फेंके जाते हैं। तो इसके राइट आंसर क्या होगी सातवें की। तो सातवें की अगर बात करें, फल मिलते हैं बहुत दूर है, फल नहीं मिलते हैं मिलेंगे भी, फल प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो बताया गया है कि कभी कहता है कि खजूर जैसे लोगों के गुण बहुत दूर होते हैं जिससे दूसरों को लाभ नहीं मिलता है। सही है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत से बड़े वैज्ञानिक या फिर विद्वान समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे कह रहा है कि पद्यांश का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। कहना क्या चाह रहा है, वृक्षों का उपयोगिता, व्यर्थ ऊंचाई की आलोचना, कवि की प्रकृति प्रेम भाव और यहाँ पे साहित्यिक अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आठवें का। अगर आठवें की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है व्यर्थ ऊंचाई की आलोचना कर रहा है कि आपके जो गुण है वो किस पे निर्भर करते हैं, कितने बेहतरीन हैं, कितने लोगों को आप ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कवि उन लोगों की बात कर रहा है जो ऊंचे होते हैं पर समाज के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उनके लिए ही बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है नवा प्रश्न पद्यांश के, कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, रूपक या फिर दृष्टांत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए बहुत ही उपयोगी है। आप याद रखिएगा, अगर आपके पद्यांश के प्रश्न पूछ रहा है तो ये जो होता है दृष्टांश होता है, दृष्टांत होता है, क्योंकि इसमें आपको दूरदर्शी तरीके से सोचना होता है। तो राइट आंसर आपका इसके साथ जाएगा चौथे की। अगर हम बात करें यहाँ पे
इसकी व्याख्या की तो बताया, यहाँ एक उदाहरण के रूप में पेड़ की प्रस्तुति व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। यदि यह क्या है, यही आपके दृष्टांत अलंकार होते हैं जिसके गुणों की बड़ाई की जाए। याद रखिएगा, किसी कवि या फिर किसी पंक्ति के माध्यम से, तो ये आपके आपके आएंगे दृष्टांत के अंदर। अगर 10वें की बात किया जाए, 10वें प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि पंथी का अर्थ क्या होता है। कह रहा फल बेचने वाला, चलने वाला यात्री, कवि का मित्र, फल तोड़ने वाला व्यक्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 10वें का। अगर 10वें की बात करेंगे तो चलने वाला यात्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अब अपने यहाँ पे पेडागोजी, सॉरी, यहाँ पे व्याख्या की, तो पंथी शब्द संस्कृत में मूल का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है मार्ग पर चलने वाला यात्री। इतना याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अपने पेडागोजी के कुछ प्रश्नों पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया, और इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी देते चलिएगा। कह रहा है कि भाषा अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। अनुवाद, अभ्यास पुस्तिका, परिवेश और प्रयोग, व्याकरण रखना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, किसके साथ जाएगा, परिवेश और यहाँ पे प्रयोग होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया जी, बच्चा जिस भाषा को अपने परिवेश में सुनता है, प्रयोग करता है, उसी को आसानी से सीख लेता है। अपने परिवेश में जो भी बोली जाने वाली भाषाएं उसका प्रयोग करेगा कोई भी व्यक्ति, तो वो उसका क्या होता है, परिवेशी भाषा हो जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए अंकों के अंक देना, दोष निकालना, सुधार की दिशा देना, और यहाँ पे बच्चों को डराना। डराना एक नेगेटिव वर्ड है, अंक देना नेगेटिव वर्ड है, दोष निकालना भी आपका नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की प्रकृति को समझना और आगे सुधार करना होना चाहिए। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13 का करा है मातृभाषा में शिक्षा देने का लाभ क्या है। करा बच्चों की बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए अवधारणा स्पष्ट होती है। देखिए, अवधारणा स्पष्ट होती है, सही है। हिंदी सिखाना कठिन होता है, गलत है। शिक्षक को परेशानी होता है, नहीं, उसको माध्यम बना के सिखाना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा आपका दूसरा सही होगा। व्याख्या की अगर बात करें, व्याख्या में बताया गया है कि मातृभाषा में बच्चों को समझना सरल होता है, क्योंकि वह पहले से ही पहचानी होती है। अगर हम बात करें 14वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि भाषा शैली सिखाने का सही क्रम क्या है। लेखन आपको शुभोपली, यही याद करना है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें देखिए, पहले सुनना, श्रुत कहाँ है, सुनना, श्रवण करना, वाक, वाचन, लेखन। तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा शुभोपली। ये देखिए, लेखन है, वाचन है, पढ़ना है, फिर इसके बाद बोलना है, फिर इसके बाद सुनना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है श्रवण, फिर इसके बाद वाक, फिर वाचन, फिर लेखन। राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, SBPL के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। इतना ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे तो इसलिए आपके प्रश्न एक मिल जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा अधिगम का प्राकृतिक प्रक्रिया जो है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर अंत में लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 15वां प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कविता पाठ का उद्देश्य क्या है। रटाना, गलत। व्याकरण सिखाना, गलत। भाषा का यहाँ पे रसान स्वादन होना चाहिए, 15 का एकदम सही है। तीसरा कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें, तो व्याख्या में बताया कि कविता भाव और कल्पना अभिव्यक्ति होती है, जो बच्चों को आनंदित करती है और भाषा को समझ बढ़ाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे 16वें प्रश्न की, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है। शिक्षा का महत्व, पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण, बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, परीक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा। कहाँ देंगे आप लोग इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। करा के चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है। करा सजावट के लिए नहीं, समय बिताने के लिए नहीं, दृश्य सहायक से रुचि जागृत करने के लिए। एकदम राइट आंसर तीसरा सही होगा। अनुवाद हेतु नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तीसरे के। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि चित्र बच्चों के लिए जिज्ञासा और आकर्षण केंद्र होते हैं, जिससे अधिगम सरल हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आज की क्लास के 18वें प्रश्न की, करा के शुद्ध लेखन का विकास कैसे संभव है। बार बार लिखावट से नहीं, केवल मौखिक उत्तर से नहीं, कहानियां सुनाकर नहीं, चित्र दिखाकर। राइट आंसर 18 का किसके साथ जाएगा, यहाँ पे आपके पहले के साथ जाएगा। पहले के साथ सही जाएगा, क्योंकि इसको देखिए हमने काटा ताकि आप लोग भ्रमित हो जाएं और इसका आंसर गलत दें। लेकिन यहाँ पे देखिए बार बार लिखवाने से क्या होगा, शुद्ध लेखन होगा। लेखन की क्रिया जो होती है आपकी, बार बार लिखाएंगे तभी आपकी जो है सही होगी। यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, लिखने की बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपका पहला सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो बता रहा है नियमित अभ्यास से बच्चे
बच्चों का लेखन सुधार और शुद्ध हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 19वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? नियम रटवाना नहीं, कार्य आधारित गतिविधियां पॉजिटिव है, केवल यहाँ पे करा है नेगेटिव है, करा मौखिक निर्देश देना भी आपका एक नेगेटिव है, रटवाना भी आपका नेगेटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। कार्य आधारित गतिविधियां जितना बालक करेगा उतना अच्छे से सीखेंगे। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या के, तो बता रहा है क्रियात्मक तरीकों से व्याकरण का शिक्षण अधिगम प्रभावी शैली होता है। अगर आज की क्लास का हम लास्ट प्रश्न पे आगे बढ़े, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। करा कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को चुप कराना, शिक्षक का मनोरंजन, शिक्षक का मनोरंजन और भाषा कौशल और नैतिक शिक्षा देना, समय व्यतीत करना। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जाते जाते सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, पर कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से क्लास आज की बनाई गई है। और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रश्न बनाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में क्रैक करने में मदद कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जाते जाते शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा।